हेलो एवरीवन, दिस प्रेम भैया। अगर यार तुम क्लास 10 में हो और तुमने साइंस में कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी है, थोड़ी मोड़ी पढ़ाई कर रखी है, तो ये वीडियो यार तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में यार मैं तुम्हारे हाफ ईयरली में जो साइंस का पेपर आने वाला है उसका 80 to 90% तुम्हें बता दूंगा चैप्टर वाइज करके कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली पेपर में आने वाले हैं। देख लो यार, मैंने हर चैप्टर के लिए तुम्हारे लिए बना रखी है कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले हाफ ईयरली में। और ये वीडियो यार कोई भी क्लिकबेट वीडियो नहीं है, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। मुझे 5 सालों से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो तुम मेरे पर आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। ये चीज़ एकदम ऑथेंटिक है। 100% तुम्हारा पेपर, जो भी तुम्हारा पेपर आ रहा हो, 80 to 90% क्वेश्चन वो यही वाले क्वेश्चन आ रहे होंगे जो मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम चैनल पर नए आए तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे और भी सब्जेक्ट का पेपर लीक करने वाला हूँ, तो वो वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, नहीं तो वो वीडियो तुमसे मिस हो सकती है। तुम्हें ये वीडियो मिली है, तुम लकी हो यार, ठीक ना। तो हम लोग पेपर को लीक करना स्टार्ट करते हैं। साइंस में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से। मैंने सारे चैप्टर्स तुम्हारे लिए कवर कर रखे, जो जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है मैंने सारी चीजें कवर कर रखी है हाफ ईयरली में जो भी आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन से। अब देखो यार, केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन में हमेशा एक्टिविटीज से क्वेश्चन बनते हैं, वो बोर्ड का पेपर हो या तुम्हारा हाफ ईयरली पेपर हो, तो एक्टिविटीज को हमें ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज है उसको हमें सही से पढ़ना है। उनमें से क्या है यार, देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर। हम लोग पहले एक्टिविटीज के लिए इसलिए बात करेंगे, एक्टिविटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। तो एक्टिविटीज में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर, इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ वाटर और आयरन कॉपर सल्फेट वाला सोल्यूशन वाला, ये 3 एक्टिविटी ये तुम्हारे पेपर में तीनों में से एक आना ही आना है। इसके अलावा तुम्हारे पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला। ये 3 एक्टिविटीज में एक ना एक तुम्हें छपा हुआ जरूर मिल जाएगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, एक्टिविटीज नहीं पढ़ते, वही एक्टिविटीज उठ के पेपर में आ जाती है। मैं हर साल देख रहा हूँ, हर साल यही होता है। तो ये 3 एक्टिविटीज तुम्हें पढ़ लेनी है। ज्यादा उसमें उस चैप्टर में कम से कम 10 से 15 एक्टिविटीज होंगी। तो मैं वो 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, हम लोग सारे टॉपिक्स के बारे में, फालतू टॉपिक्स के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग वही टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो तुम्हारे हाफ ईयरली में भी आने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और सब हम लोग पहले तो ये 3 एक्टिविटीज तुमको कर लेनी है। उसके बाद हमें आने हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में विद देयर एग्जांपल। देखो यार, केमिकल रिएक्शन तो तुम्हें पता है कि हाँ ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये हाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हाँ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाँ ये एक्सोथर्मिक है, हाँ ये एंडोथर्मिक है। पर तुम्हें एग्जाम्पल याद होने ज्यादा जरूरी है। तुम्हें ये पता नहीं हो चलेगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, पर तुम्हें उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए, उसका रिएक्शन पता होना चाहिए। ये क्या रिएक्शन, तुम्हें रिएक्शन का एग्जांपल पता होना चाहिए कि हाँ ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है साइंस के पेपर में। तुम्हें एग्जांपल लिखने आएगा, ये नहीं बोलेगा डेफिनेशन कहाँ है, ठीक ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें क्या करना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, जो भी रिएक्शन इसमें लिखे हुए हैं उन्हीं को सिर्फ पढ़ना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने इसमें नहीं डाला, इसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं डाला, क्योंकि वो कम आते हैं। हम लोग वही टॉपिक के बारे में बात करें जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये जो रिएक्शन दिए हुए तुम्हें ये कर लेना, विथ एग्जांपल करना है। 1 से 2 एग्जांपल तुम कर लेते हो। और बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन को अगर तुम बैलेंस कर लेते हो, कोई भी रिएक्शन को तुम बैलेंस कर लेते हो, तो 80 to 90% चांस ये बन जाएंगे कि तुम एकदम केमिकल रिएक्शन में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें तुम्हारी कवर हो जाएगी आराम से। तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें तुम कर लेते हो, केमिकल रिएक्शन खत्म। तुम्हें और भी कुछ भी नहीं करना तुम्हें केमिकल रिएक्शन में। ये जो मैं कुछ रिएक्शन बता रहा हूँ विथ एग्जांपल तुम्हें पढ़ लेने हैं। ये 3 एक्टिविटीज कर लेनी है और बैलेंस कर लेना सीख लेना है। इतना अगर तुम कर लेते हो ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग सेकंड चैप्टर पर आते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट्स पे। एसिड एंड बेसिस साल्ट्स पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 5 चीजें हैं। तुम ये 5 चीजें देख सकते हो, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ। इसमें क्या करना है तुम्हें, प्रिपरेशन मतलब रिएक्शन और इसका यूजेस, कौन से रिएक्शन से बनता है। मैंने सबका केमिकल फॉर्मूला भी लिख रखा है। ये केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का, बेसिंग सोडा का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ब्लीचिंग पाउडर का और NaOH बनता है चोर अल्कली प्रोसेस से, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। तो ये 5 चीजों के तुम्हें प्रिपरेशन और यूजेस पता होने चाहिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा यार। तुमको विश्वास नहीं हो रहा, मुझे 5 साल हो गए CBSE में, मुझे पता है हर साल CBSE यही डालता है, मिड टर्म में भी यही डालता है, बोर्ड एग्जाम में भी यही डालता है। इससे बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं आने वाला। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इनके प्रिपरेशन रिएक्शन की, प्रिपेयर कैसे होते हैं, ये 5 चीजें मैंने इनका केमिकल फॉर्मूला भी दे रखा है। और ये 5 चीजें, पहली बात प्रिपेयर कैसे होते हैं और ये प्रिपेयर होते हैं और उसके उनका यूजेस क्या है, बस ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। 5 चीजों को तुम्हें प्रिपरेशन और यूजेस याद रखनी है। चौर अल्कली प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है, तो इसको तुम्हें देख कर रखना। फिर हम लोग आते हैं इसमें भी एक्टिविटीज, एक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट भी इसको कहते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स को जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट वाला से रिएक्शन कराया जाता है, तब पॉप साउंड निकलता है हाइड्रोजन गैस निकलने पर। तो ये एक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें सारी एक्टिविटीज नहीं करनी है, पर जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम में छपने वाला है, वो एक्टिविटी मैं तुमको बता रहा हूँ। इतनी चीजें तुम्हें कर लेनी है, ये चैप्टर खत्म। और यूजेस ऑफ एसिड, बेस और पीएच लेवल,
ये 3 चीज़ें तुम्हें कर लेनी है। अगर तुम ये 3 चीज़ें कर लेते हो, ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर तुम ये 3 चीज़ें कर लेते हो तो इतना इनफ रहेगा तुम्हारे लिए। अगर तुम ये 3 चीज़ें कर लेते हो तो अब हम लोग थोड़ा पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं यार, बहुत सारा एक ही कलर में बहुत सारा हम लोग दिमाग लगा रहे हो, तो हम लोग पेन को कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यार, हम लोग आते हैं मेटल एंड नॉन मेटल पे। तो वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है जो तुम्हारे हाफ ईयरली में आने वाला है। अब हाफ ईयरली एग्जाम में हम लोग देख लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विथ रिएक्शंस। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तुम्हें करना, देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज एक्सट्रैक्शन नहीं, मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें देखो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, तो एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस हो गया, पर तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट चीज ये थर्मिट प्रोसेस जो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए होता है, वो वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये 2 चीजें बोर्ड एग्जाम में भी आएगी, हाफ ईयरली में आएगी। यही 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ। बाद में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर हम लोग आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज में तुम्हें आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, थोड़े मोड़े रिएक्शन तुम याद कर लेना। उसके अलावा तुम्हें क्या करना, कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग मतलब जंग लग जाता है जो, और उसके प्रिवेंशन क्या है, तो वो तुम्हें देख लेना है। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल तुम्हें देख लेना है, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में तुम्हें मिल जाएगा। इतना चीज तुम कर लेते हो, तुम्हारा मेटल नॉन मेटल खत्म। इतने ही चीज़ों जो लिखा हुआ है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, सिर्फ यही चीज़ें तुम्हें करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, यही छपने वाला है, मेरी गारंटी है। तो ये 3 चैप्टर के साथ हमारा केमिस्ट्री खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में आते हैं हम लोग आते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पे। एक पे कलर चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, चलो हम लोग ब्लू ले लेते हैं। अब हम लोग ब्लू कलर ले लेते हैं, हाँ ये चल रहा है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफेक्ट। आदमी को जो नजर आना कम होता है, जो चश्मा लगाने लगता है, वो डिफेक्ट। सबसे पहले मायोपिया और उसका करेक्शन, डिफेक्ट्स, ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स और करेक्शन हमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा डिफेक्ट है मायोपिया, उसमें कन्वेक्स कनकेव लेंस लगता है, यही पूछा जाएगा तुम्हें। हाइपर मायोपिया, उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगता है। और प्रेसफोबिया, उसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स का मिक्सचर लगता है। अब कैसे करेक्शन होता है वो डायग्राम भी तुम्हें आने वाला, तो ये डायग्राम भी मैंने दे रखा है, ये डायग्राम को तुम याद कर लेना। यही डायग्राम तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आने वाला है, ये 110% है, ये हाफ ईयरली पेपर में भी आने वाला है। तो ये डायग्राम को तुम याद कर लेना, ठीक है, वीडियो से देखकर। फिर हमें ह्यूमन आई का डायग्राम पता होना चाहिए, और इसमें जितने भी पार्ट्स जैसे कॉर्निया हो गया, रेटिना हो गया, सब कुछ हो गया, उसके डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये डायग्राम तुम्हें पता होना चाहिए, विथ तुमको पता होना चाहिए कहाँ रेटिना है, मतलब तुम्हें उसको लेबलिंग करना भी आना चाहिए कि यहाँ पर रेटिना है, यहाँ पर कॉर्निया है, तो तुम्हें ये लेबलिंग करनी आनी चाहिए। और ये सारे के डेफिनेशन भी पता होने चाहिए। मैंने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने अलग से डायग्राम भी दे दिया तुम्हें कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स क्या क्या है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का तुम्हें डायग्राम पता होना चाहिए, बस यही आता है पेपर में और कुछ नहीं। फिर क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ये वाला भी तुम्हें याद होना चाहिए। उसमें एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हें निकालना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें शो करना पड़ेगा, हाँ ये एंगल ऑफ डेविएशन है। इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला है, तो एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये भी आ सकता है, इसको तुम देख लेना, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे कार वाला मिरर, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है, तो कौन कॉनकेव है कौन कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के तुम्हें डेली लाइफ में यूजेस पता होने चाहिए। बस इतना ही करना तुम्हें ह्यूमन आई में, और कुछ भी नहीं करना, बस दैट्स इट, ठीक है। हम लोग फिर आते हैं लाइट रिफ्लेक्शन में। अब ले देखो यार, लाइट रिफ्लेक्शन यार एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सिर्फ तुम्हारे न्यूमेरिकल के साथ खेलेगा, ये तुम समझ लेना, इससे न्यूमेरिकल आने ही वाले हैं। न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा कहाँ से आएंगे, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आएंगे पावर ऑफ लेंस से। तुम पेपर में अपने जाके देख लेना, पावर ऑफ लेंस में ये पावर का फॉर्मूला रेसिप्रोकल और फोकल लेंथ होता है, और पावर कैसे जुड़ती है, ये दोनों फॉर्मूला पे तुम्हें न्यूमेरिकल आएंगे। उसके बाद मिरर फॉर्मूला पे 100, ये 3 फॉर्मूला इस पे न्यूमेरिकल आने ही आने। मिरर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आएंगे ये वाला और ये वाला, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं रहते, बस इसमें माइनस लग जाता है, इसमें और इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तुम्हें पता होगा। तो मिरर फॉर्मूला पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया कि यही फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आने वाले हैं तुम्हारे, तो तुम इस फॉर्मूला पे जितने न्यूमेरिकल बन रहे हैं, जितने एनसीईआरटी में, तुम इनको प्रिपेयर कर लेना, कोई वीडियो देख लेना कि लाइट रिफ्लेक्शन न्यूमेरिकल, उसमें सारे न्यूमेरिकल तुम प्रिपेयर कर लेना। न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें साइन कन्वेंशन भी तुम सीख लेना, और न्यूमेरिकल इन 3 फॉर्मूला पे, एक पावर पे, एक मिरर फॉर्मूला पे, एक लेंस फॉर्मूला पे, इस पे आने वाला है न्यूमेरिकल। इसके अलावा क्या आने वाला भैया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सर्फेसेस और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सर्फेस। इसका तुम्हें कुछ फिगर वगैरह बुक में दिया, उसको याद कर लेना तुम। ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन तुम्हें क्या क्या आने वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, प्रिंसिपल एक्सिस का, प्रिंसिपल फोकल लेंथ का, सारे का डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। उसके बाद क्या आने वाला है, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने वाला है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आने वाला है, तो इतना तुम समझ लेना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शायद नहीं है इस बार, पर उसको भी तुम थोड़ा मोड़ा कर लेना, पर मेरी गारंटी वो आने वाला नहीं है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आने वाला तुम्हारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने वाला, ये फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला को तुमको ध्यान में रखना है, उस पर न्यूमेरिकल बनेंगे तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। चांसेस कम है, चांसेस इसके ज्यादा है, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ, चांसेस यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के ज्यादा है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा। और ये वाला तुम्हें लेटरल शिफ्ट वाला डायग्राम याद करके रख लेना है, जो स्लैब से, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। ये डायग्राम तुम्हें देख लेना, बुक का डायग्राम है, इसको देख लेना। उसके बाद जो बच्चे की इलेक्ट्रिसिटी आती है मैं उनको कवर कर दे रहा हूँ। मुझे पता ज़्यादा बच्चों की इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, पर जिनके भी आ रही है उनके लिए कवर कर दे रहा हूँ। पावर से न्यूमेरिकल आएंगे 100% गारंटी है, पावर से न्यूमेरिकल आएंगे। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट से न्यूमेरिकल आएंगे, ये H = I² RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये भी आएगा। हीटिंग इफेक्ट से न्यूमेरिकल आने वाले हैं, डेफिनेशन आएगा और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक्सप्लेन करने बोलेगा, या इससे न्यूमेरिकल आएगा। ओम्स लॉ से V = IR वाला ये फॉर्मूला के पैरेलल और सीरीज का न्यूमेरिकल आने वाला है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये पूछा जाएगा ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे आएगा और ये फॉर्मूला से भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और सर्किट डायग्राम तुम्हें बनाने दिया जाएगा, या सर्किट डायग्राम दिया जाएगा, तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। तो जिन बच्चों की इलेक्ट्रिसिटी आती है उनके लिए मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी के चैप्टर से। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी में यार देख लो, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन क्या है। तो ये फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। 4-5 फंक्शन हमें तुम्हें पता होंगे, तुम 28 मार्क्स का बायोलॉजी आता है, उसमें आराम से 25 तुम ले आओगे, मुझे पता है ये बात। मैंने 5 साल से मैं देख रहा हूँ, फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, ठीक ना। तो डेफिनेशन पर मत भागना, फंक्शन पर भागना। तो बायोलॉजी में तुम्हें क्या क्या फंक्शन रखने हैं। सबसे पहले तुम्हें हार्ट का फंक्शन याद कर लेना है। ये जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फंक्शन, डायग्राम और डिफरेंस बिटवीन, ये 3 चीजें तुम कर लेते हो चैप्टर में, और कुछ नहीं पढ़ना। लाइफ प्रोसेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, पर तुम ये जो एक पेज में जो चीजें लिखी हुई है ना, ये पेज की सिर्फ चीजें तुम अगर कर लेते हो ना, तुम्हें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हम लोग आते हैं फंक्शन। फंक्शन ऑफ हार्ट तुम्हें पता होना चाहिए 4 से 5 पॉइंट। नेफ्रॉन पता होना चाहिए, डाइजेस्टिव जूसेस का बारे में पता होना चाहिए, जो भी है लाइपेज है, ट्रिप्सिन है और एमाइलेज है। तो ये तीनों चीज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ये 3 जूसेस। उसके बाद तुम्हें बाइल जूस के बारे में पता होना चाहिए, लीवर का फंक्शन पता होना चाहिए, पेनक्रियास का फंक्शन पता होना चाहिए, किडनी का पता होना चाहिए, और जैसे भी मैंने जो भी चीजें दी हैं, स्टमक, एल्वेली, सेलेवा, ब्लड, लिम्फ, ट्रांसपीरेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस, NATP, इतनी चीजों का अगर तुम्हें फंक्शन पता रहेगा तो इसकी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि तुमसे कुछ भी नहीं छूट रहा होगा। ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बन सकते थे मैंने सारे दे दिए हैं इसमें, तो तुम बुक को पढ़ना छोड़ दो, इनके फंक्शंस तुम याद कर लो सिर्फ, ठीक है। सेकेंडली हम लोग आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम किसका इंपॉर्टेंट, देखो यार बायोलॉजी में डायग्राम आता है, इससे कोई इसमें इनकार नहीं कर सकता। तो बायोलॉजी में डायग्राम आता है, तो हम लोग हार्ट का डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। उसके बाद नेफ्रॉन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और क्या है, स्टोमेटल पोर का और डबल सर्कुलेशन का। इतना डायग्राम तुम कर लेते हो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर कुछ डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन में क्या है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का तुम डिफरेंस कर लेना। RCB, RBC और WBC का, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल का डिफरेंस कर लेना तुम। और उसके बाद तुम आर्टरी और वेन का कर लेना, और लिम्फ और कैपिलरीज का कर लेना, ब्लड और लिम्फ का कर लेना। इतना अगर तुम कर लेते हो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। लाइफ प्रोसेस खत्म, जो भी चीजें इस पेज में लिखी हुई है। फिर हम लोग आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारे आज का लास्ट चैप्टर है। 10 चैप्टर हमने कर लिए, देख लो ये पेज नंबर 10 है और ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग उससे पहले कलर चेंज कर लेते हैं यार, ये रेड कलर में ठीक दिखेगा, हाँ यहाँ ठीक दिख रहा है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वही डेफिनेशन विद फंक्शन, जैसे इसमें डेफिनेशन है एंड फंक्शन है, फंक्शन और डेफिनेशन दोनों होना चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन, सिनेप्स, न्यूरॉन, रिफ्लेक्स आर्क और कंपोनेंट। रिफ्लेक्स आर्क का कंपोनेंट तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें कुछ डायग्राम्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लांट हार्मोन्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, जितने भी प्लांट हार्मोन है, जितने एनिमल हार्मोन है तुम्हें पता होना चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हें क्या होना चाहिए पता, जो ट्रोपिज्म होता है प्लांट में, प्लांट का जो मूवमेंट होता है, जैसे फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, सारे के डायग्राम भी तुम्हें पता होने चाहिए। इतना तुम दिमाग में डाल लेना। तो इतने डेफिनेशन तुम्हें याद कर लेने विद फंक्शन के साथ। उसके बाद हम लोग आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम पे सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तुम्हें करने 3 ही डायग्राम करने हैं तुम्हें। उसके बाद तुम्हें रिफ्लेक्स एक्शन करने और ट्रॉपिक मूवमेंट्स करने की, प्लांट का मूवमेंट किधर हो, जैसे प्लांट है तो ये प्लांट का मूवमेंट किधर हो रहा है, तुम्हें बुक में मिल जाएगा कि मूवमेंट किधर हो रहा है प्लांट का। तो ये इतनी चीजें तुम्हें करनी है डायग्राम। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन में क्या करना, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन कर लेना, और क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन कर लेना है। इतनी चीजें अगर तुम कर लेते, एक डेफिनेशन भी कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन का याद कर लेते तो बहुत है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने डेफिनेशन में तुम्हें दे दिया ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इतना अगर तुम कर लेते हो यार, साइंस में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारे 95% आ जाएंगे अगर तुम इतना कर लेते हो, क्योंकि ये पेपर एक तरह से मैंने लीक ही कर दिया। इससे बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं आने वाला, मैं तुमको क्लियर कट बता दे रहा हूँ एकदम। इससे बाहर गारंटी है मेरी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 80% पेपर मैंने लीक कर दिया। अगर तुम ये कर लेते हो, तुम अपने क्लास के टॉपर से भी आगे निकल जाओगे। और इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ यार, कि अगर तुम चैनल पर नए आए हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर तुम्हें सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने मैथ का पेपर भी लीक कर रखा है, ये वीडियो तुम्हें नजर आ रही होगी, मैंने मैथ का पेपर लीक कर रखा है, जाके तुम इसको भी देख सकते हो। साइंस का पेपर मैंने लीक कर दिया, मैथ का पेपर मैंने लीक कर रखा, तो ये वीडियो को जाके देख लो। मैथ का पेपर लीक है इसमें पूरी तरह से, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, बाय बाय।